नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन ये चुनाव बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कोरोना काल में, संक्रमण काल, इस आपदा काल में पहला विधानसभा चुनाव होगा। ये अलग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखिए, चुनाव जब होते हैं, परंपरागत तरीके से जो चुनाव होते आए हैं 1952 से इस देश में, ये वो वक्त होता है जब नेताओं को, जो खुदा बन जाते हैं, सरकार बनाते हैं, उन्हें लोगों से, जो दरअसल लोकतंत्र में, जमहूरियत में, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन होते हैं, भगवान होते हैं, आप लोग, आपके पास आना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आपको समझाना पड़ता है, आपकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है, आपके सवालों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस बार ये चुनाव अलग क्यों है? क्योंकि ये परंपरागत चुनाव नहीं है। सीधे राब्ता जो होता है वो कायम होता ना दिखे। चुनावी रैलियां नहीं होंगी आपके गांव में, आपके देहात में, आपके कस्बे में। सीधे आपके घर पर आकर नेता वोट मांगते ना दिखे, क्योंकि हम कोरोना काल में 50 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। बिहार में भी फिर से खबरें आने लगी हैं कि कोरोना का संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। तो इस बार बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है सुकेश। सभी राजनीतिक दलों को, वो एक प्रोग्राम हो जाता है ना आदमी कि इस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, वो खांचा ढांचा ही टूट रहा है इस बार। ये कोरोना सिर्फ हमारी परीक्षा नहीं ले रहा है, वो असली परीक्षा अब इन राजनीतिक दलों की लेगा। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है ये। बहुत सारी जानें हम गंवा चुके हैं। आपने सही कहा, 50 लाख का फिगर हम क्रॉस कर चुके हैं। पिछले 11 दिनों में 10 लाख लोग संक्रमित हुए। आपने जैसा कहा, बिहार में भी केसेस कई इलाके में बढ़ने की खबर आ रही है। तो ऐसे में ट्रेडिशनल चुनाव तो नहीं होंगे, परंपरागत चुनाव नहीं होने वाले हैं, इसलिए परंपरागत प्रचार भी नहीं होने वाला है, जिसके लिए बिहार जाना जाता है। बड़ी फर्टाइल लैंड है बिहार की। मतलब ऐसा ही नहीं था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह वहां से शुरू किया था। वहां के लोगों के खून में थोड़ी वो विद्रोह वाली पॉलिटिकल एनिमल है। भूमिका में रहते हैं। बिहारवासी एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो सब समझता है। वो मैनिफेस्ट करते थे हर चीज में। और ये आजादी के काल के पहले से इतिहास रहा है बिहार का कि बढ़ चढ़कर इन चीजों में हिस्सा लेना और उसका पार्ट बन जाना। इस बार दिक्कत तो होगी, तो जाहिर तौर पे इसमें देखना होगा कि चुनाव होगा कैसे, और जो चुनाव नए तरीके से होगा उसमें एज किसका होगा। देखिए, इसमें भी दो चीजें हैं। सोशल मीडिया के जरिए चुनाव होगा, वो कैंपेन शुरू भी हो चुका है। अलग अलग थीम सॉन्ग बन भी चुके हैं। पहले वो थीम सॉन्ग दिए जाते थे, टेलीविजन पे चलता था, रेडियो पे चलता था, पॉलिटिकल पार्टीज एडवर्टाइज करती थी, अखबारों में इश्तेहार। वो तो आएंगे, पर इस बार हर घर में अखबार पहुंचे ये जरूरी नहीं है आज की तारीख में। बहुत लोगों ने अखबार बंद कर दिए हैं, अखबार वाले बहुत जगह अखबार पहुंचा नहीं रहे हैं। पहले आप गांव में जाते, आपने कवर किया है चुनाव, तो आप किसी चाय की दुकान पे चले जाए, बिहार में कोई सत्तू बेचने वाला है उसके दुकान पे चले जाए, वहीं तो नब्ज टोलते हैं जाकर हम, तो वहीं अखबार पे चर्चा आपको मिल जाती है। शायद इस बार वो नहीं दिखेगा आपको। रैलियां होंगी तो छोटी मोटी होंगी, जनसंपर्क होगा वो छोटा मोटा होगा। नुक्कड़ सभाएं कह सकते हैं, रैली तो बिल्कुल नहीं होने वाली। बिल्कुल, रैली बहुत कम संख्या में अगर ऑर्गेनाइज की गई और सारे कोरोना के सारे मानक को देखते हुए, जो आपको एहतियाती कदम लेने हैं उसको देखते हुए, तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता नहीं है। अब सोशल मीडिया पे के जरिए कौन कितनी पैठ बना पाता है, उसको नीचे तक पर्कोलेट करके कौन ले जा पाता है अपने प्रचार को। इस बार का स्टार प्रचारक ये फोन होने वाला है। जो स्टार प्रचारकों की सूची होती है ना कि वो हेलीकॉप्टर से दिल्ली से पहुंचते हैं और रेला होता है और मेला लगता है, वो स्टार प्रचारक का सिस्टम खत्म। प्रचारक इस बार बहुत लोगों की लॉटरी निकला करती थी। बिल्कुल, ये बॉलीवुड से फलाने आ रहे हैं और ये गायक हैं। किसी का अपना कोई संपर्क है तो किसी अभिनेत्री को बुला लिया, किसी ने अभिनेता को बुला लिया, तो वो तो इस बार खत्म है।
आपने ठीक कहा। फोन और राजनेता भी, जो स्टार प्रचारकों की एक अपनी सूची होती है, दिल्ली से लोग बुलाए जा रहे हैं, अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री बुलाए जा रहे हैं, वो इस बार वो तामझाम नहीं होने दिखता नहीं है कि ऐसा होने वाला। बिहार चुनाव में तो ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। हाँ। जो मतलब मुझे जो लगता है संदीप, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैच है कि जो सोशल मीडिया का चुनाव है उसमें जो चैलेंजर है और जो डिफेंडर है, किसके लिए आसान है? चैलेंजर के लिए क्या, जब वो जमीन पे जाता है, रैलियां करता है, लोगों के साथ सीधा संवाद करता है, तब शायद लोगों में वो जोश भर पाता है क्या? क्या वो सोशल मीडिया के जरिए पूरी सरकार को, व्यवस्था को, 15 साल की नाकामी अगर वो सोशल मीडिया के जरिए गिनाए और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करे, क्या ये संभव है? क्या उसके लिए आसान है? या फिर डिफेंडर के लिए यह आसान है कि हमने 15 साल में जो किया है सोशल मीडिया पे उसका एक लेखा जोखा डाल दिया कि ये 15 साल में हमने किया है, हमारा विजन ये है, और उस पे एक अग्रेसिव कैंपेन चला देना? कौन फायदे में है? अब इसका कोई टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है कि चैलेंजर के लिए आसान है या डिफेंडर के लिए आसान है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चुनाव है। आपने बहुत ही बढ़िया फर्क किया है, चैलेंजर और डिफेंडर। और इसीलिए ये एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो पिछले 4-5-6 साल में अब बहुत कम इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर रहे हैं। और वो बीट करने में जो ये अश्वमेध यज्ञ, जो ये घोड़ा जो चल रहा है ना, नरेंद्र मोदी, वो अब मुझे ध्यान आता है 2019 का चुनाव, 7 चरण में चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह। अब लोग कहने लगे तीसरे चौथे चरण के बाद कि नहीं, वो ऊर्जा नहीं दिख रही है, तो प्रधानमंत्री ने सडनली बॉम्बार्ड करना शुरू किया। और यह विधानसभा चुनाव में भी हमने होते देखा है कि स्टार प्रचारक, उनका पुल होता है, उनका एक करिश्मा होता है। लोग नाराज भी हैं, वो देखते हैं अरे ये आकर उन्होंने ये बोल दिया और मूड बदल दिया। तो इस बार में इसीलिए मैं ये शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टार प्रचारक फोन है। वो जो पुल होता था अलग अलग नेताओं का, बड़ा नेता आया और हवा पलट दी, वो इस बार नहीं होगा। वही संकेत तो साफ ये दिख रहे हैं। वही मैं भी थोड़ा कौतूहल है ये समझने की, हाँ। कि मैं बार बार उस पे आता हूं कि किसके लिए आसान होने वाला है ये फोन के जरिए। आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट। डिफेंडर के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि डिफेंडर बिग इवेंट, मेगा रैली करके और लोगों को समझाने में कामयाब हो जाता है। अब समझाने के लिए ये टेलीफोन नाम का भूत है, और यहां पर कंजम्पशन अपने हिसाब से आदमी करता है। वो एक रैली में, एक मैदान में, ग्राउंड में आकर 2 घंटे के लिए मंत्रमुग्ध होकर आपकी बात नहीं सुन रहा है। उसका कब दिल किया, कैसे किया, वो तब देख रहा है आपको। नहीं, पलट के ये भी कहा जा सकता है कि जो चैलेंजर है उसकी बात उस लेवल तक नहीं जा रही है। हर दिन आप देख रहे हैं 23 तारीख तक 6 रैलियां प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली है। उसको रैली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता भी जुड़ती है उससे, मुख्यमंत्री भी जुड़ते हैं, और वो कुछ ना कुछ नई घोषणाएं कर रहे हैं। सैकड़ों करोड़ यहां, 1000 करोड़ यहां, कहा जा रहा है 1000 से 11,000 करोड़ रुपया वो देने वाले हैं। उन्होंने दरभंगा में एम्स का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने हवाई अड्डे, मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन तो पहले किया था, अब दरभंगा, वो जो पूरा मिथिलांचल का इलाका है, वहां हवाई अड्डे का आना, वहां एम्स का खुल जाना, जो बहुत दिन से डिमांड थी लोगों की, प्रधानमंत्री ने पंप इन करना शुरू किया है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि डबल इंजन सरकार को चौथी बार सत्ता में वहां आना है, तो पूरी एनर्जी दिख रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि 23 तारीख तक इतनी घोषणाएं होंगी और उसके बाद चुनाव आयोग पिक्चर में आएगा और चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो क्या ये अफेक्ट करेगा? क्या ये फौरी तौर पे जो उस समय लोगों को उस इलाके में मिल रहा है, क्या ये इम्प्रिंट छोड़ जाता है? क्या ये दूर तक मारता है कि इस सरकार ने हमें ये दिया है? या फिर तेजस्वी यादव, जिनके, अब मैं आपको बताऊं, मैं देख रहा था कि 2013 दिसंबर में तेजस्वी यादव ने ज्वाइन किया है ट्विटर को। ये एक प्रचलित माध्यम है आज की डेट में, फेसबुक, ट्विटर। तो उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स, 25 लाख फॉलोअर्स हैं।
2010 में, हालांकि एक्टिव नीतीश कुमार बाद में हुए, लेकिन 2010 में ज्वाइन किया था नीतीश कुमार ने, सीएम है वो, उनके 60 लाख फॉलोअर हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2011 में ज्वाइन किया, उनके 21 लाख फॉलोअर हैं। अब हर नेता, हर राजनेता जो कम से कम प्रमुख पार्टियों का है, उसे मालूम है कि ये एक माध्यम है, ये कोरोना काल से नहीं, कोरोना काल से पहले से, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम इसे बनाना पड़ेगा जो उनके फ्यूचर को शेप करने वाला है, जो उनकी पॉलिटिकल इनिंग को शेप करने वाला है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? नीतीश कुमार और मोदी तो करने में लगे हुए हैं। क्या तेजस्वी उसी शिद्दत के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी अपनी चैलेंजर वाली एटीट्यूड के साथ, क्या वो सोशल मीडिया के जरिए वहां तक पहुंच पाएंगे, या फिर उनका वोटर जो है वो लालू स्टाइल वाला जो कैंपेन का तरीका है उसको पकड़ता है? इसमें सिर्फ देखिए ट्विटर तक बात नहीं महदूद रह जाती है। जो ये यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं ना, आज की तारीख में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कमिटेड आपके वर्कर्स हैं, उनकी भूमिका कम होगी, और ऐसे लोग जो अपनी बात कहते हैं, और बात जब कही जाती है ना, अब देखिए हम संकट काल में, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि डिफेंडर के लिए मुश्किल होगा। एक तो आपदा काल है, आप कहते रहिए, और ये हकीकत है, ये सरकार का किया धरा नहीं है। सरकार थोड़ा महामारी लेकर आई है, वो केंद्र हो या बिहार की सरकार हो, लेकिन बिहारवासी तड़प रहा है ना, परेशान है। ऊपर से बाढ़ की मार, फिर उसके चलते मंदी आ गई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें, अब नाराजगी का इजहार इस मीडियम पर सबसे ज्यादा होता है। इस पर गाली देने का भी एक औजार है ये, और गाली जब दी जा रही है तो आधा काम चैलेंजर के लिए तो वो लोग कर रहे हैं जो हो सकता है उनके कमिटेड वर्कर्स भी ना हो। और दूसरी तरफ देखिए, जब हम बीजेपी की बात करते हैं, जिसका फायदा जेडीयू को भी होता है, वो 24/7 इलेक्शन मशीन है। नहीं, वेल ऑयल्ड मशीनरी है वो, वेल ऑयल्ड मशीनरी है। कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं। अब सूरत का आप देखिए, सूरत में नाराजगी थी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव में अमित शाह वहां गए और एक पर्सनल कम्युनिकेशन करके लोगों को कन्विंस किया, तो वहां पर नतीजे बिल्कुल उलट आए। बल्कि मैं गुजरात विधानसभा चुनाव की भी आप बात करें, जीएसटी के चलते जो नाराजगी हो रही थी 2017 में, जून में आ गया था, और जीएसटी और नोटबंदी की दोहरी मार चल रही थी। पर आप देखिए, जो 99 पर भी आई बीजेपी, बचाया कहां पर? सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, शहरों ने बचा लिया। ग्रामीण इलाकों में सुपड़ा साफ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चैलेंजर के लिए ये आसान हो सकता है, डिफेंडर के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनके पास महारथी हैं। वो महारथी जब जाते हैं दुनिया के सामने तो वो कुछ और करिश्मा करते हैं। इस पर तो रोज देखे जा रहे हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब हमने सोशल मीडिया पे बात की कि कैंपेन आगे बढ़ेगा कैसे। चलिए, कैंपेन तो दोनों तरफ से होगा, जनता उसको कैसे लेती है ये देखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आपको वोटिंग पैटर्न भी देखना पड़ेगा। वो निर्धारित करता है, वो आपको पुश देता है कि आप वोट करो, आप हमारे हो तो हमारे लिए करो, आप हमारे हो तो हमारे लिए करो। जो ट्रेडिशनल वोटर है लालू यादव का, जो ट्रेडिशनल वोटर है आरजेडी का मूलतः जो वोटर है, उसके बारे में कहते हैं कि बड़ा अग्रेसिव वोटर है। वो लाइन में लगकर वोट करता है। हाँ। वो पीछे नहीं हटता। वो वोटिंग को अपनी राइट समझता है। उनमें बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनको वो राइट की तरह तब लगा जब लालू यादव ने इस पूरी मुहिम को खड़ा किया कि दरअसल आपका वोट है, आपकी सरकार है। कोई वोट बूथ छाप लेगा, आपने वोट दिया नहीं और आपका वोट डल गया, ये परिपाटी खत्म हो गई। अब उसका वोटर ज्यादा सजग है। जो नीतीश कुमार के वोटर हैं वो थोड़े सो वोटर हैं। जो बीजेपी का वोटर है वो हल्ला बहुत मचाता है, लेकिन वो बूथ पर जाकर वोट करना, बहुत सारे लोग दिल्ली से हल्ला मचाएंगे, वो बहुत सारे वोटर हैं बिहार के, वो वहां नहीं जाएंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे दिल्ली से हल्ला बहुत मचाते हैं, वो बैंगलोर से हल्ला बहुत मचाते हैं। क्या ये मैटर करेगा कि किसके वोटर ज्यादा होते हैं, ज्यादा ग्राउंड पे उतरते हैं?
नहीं, वोट नहीं, देने आप वोट के दिन कौन जाता है? आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, वोटर टर्नआउट कैसा होगा, सोशल एक चीज और सिर्फ जोड़ देता हूं, वो खबर के तौर पे जोड़ देता हूं। बीजेपी चाहती थी कि चुनाव टल जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग कैच है वो, इसलिए क्योंकि जो मैं कह रहा हूं, बीजेपी को लगता है कि हमारा वोटर थोड़ा आराम तलबी वोटर है। हाँ, मैं उसी पे अभी आता हूं। हाँ, हमारा आराम तलबी वोटर है भाई। इस कोरोना काल में शायद वो अपने घर में रहना पसंद करेगा। वो चाहता तो है कि हम जीतें, लेकिन वो वोट देने जाएगा कि नहीं, इस पे संशय है। तो वो कहेगा जान है तो जहान है, वोट अगली बार दे। नीतीश कुमार प्रिवेल कर गए। नीतीश कुमार का वोटर और उनका वोटर एक ही इसमें जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, उन्होंने उल्टा किया, रिवर्स थिंकिंग की कि ये काल और लंबा चल गया तो एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ सकती है। ये एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ सकती है। और दरअसल जिसे विपक्ष अपना हथियार समझ रहा है कि बाढ़ भी है, कोरोना भी है, लोग परेशान हैं, नीतीश कुमार ने कहा नहीं, इस दौरान हमने जो लोगों को मदद दी है, ये उनका भरोसा है, वो फौरी तौर पे हमने दी है। वो बहुत दिनों के बाद लोगों को ध्यान में नहीं रहेगी, लेकिन जिस समय सरकार ने मदद की है, अभी उन्हें लगता है कि हमने थोड़ा मरहम लगाया, पूरा उपचार नहीं किया, पर मरहम लगाया तो उसका ध्यान रखेंगे, तो मिलेगा बिल्कुल। इसलिए वो निकलकर ये जख्म नासूर हो गया तो हमने मरहम भी लगाई थी, वो भी भूल जाएंगे। तो ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, एग्जैक्टली, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो वो बीजेपी पे इस मामले में प्रिवेल कर गए और समझाने में कामयाब रहे कि दरअसल हमारा वोटर जो है, जिसे आप हमारा वोटर नहीं समझ रहे, अपना वोटर नहीं समझ रहे हैं, वो हमारा वोटर है आज की तारीख में, क्योंकि हमने फौरी तौर पे उनकी मदद की है। और उन्होंने बार बार ये कहा है कि करीब 30 लाख के आसपास लोग आए, अनरेस्ट होता, सोशल अनरेस्ट दिखता सड़कों पे, वो हमने रोका है। विपक्ष उसका प्रचार, उनको पैसे दिए हैं, उनको क्वारंटाइन में रखा है, जाने के समय कपड़े दिए हैं, ये उनका कहना है। जमीन पे हकीकत क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं दिल्ली में हूं अभी, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन उसका फ्लिप साइड देखकर नीतीश कुमार ने यह तय किया कि वो वोटर जिसे वो अपना वोटर समझ रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन वाले, वो दरअसल हमारा वोटर है, वोट हमारे लिए करेगा। तो ऐसे में आखिरी सवाल देखिए, वोटर टर्नआउट भी बहुत अहम हो जाएगा। आप ही की बात को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। अग्रेसिव वोटर है, जैसे आपने कहा, आरजेडी का माना जाता है। गांव देहात में तो वोटिंग होगी, ये मैं कह सकता हूं, यहां पर अभी ताल ठोक के कह सकता हूं, गांव देहात में बहुत अच्छा टर्नआउट होने वाला है। शहरों में लोग जान है तो जहान है, कितने निकलेंगे और कितने नहीं निकलेंगे, और कितने भीड़ देखकर पोलिंग बूथ पर लाइनें देखकर वापस ही चले जाएंगे, तो ये अच्छी खबर नहीं है ना। ये भी एक अहम टर्निंग पॉइंट होगा। ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए फिर अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शहरी इलाके जो सवाल के तौर पर एनालिसिस कर रहा हूं, ये एक बड़ी दिक्कत का सबब होने वाला है बिल्कुल सबके लिए, कि वोटर टर्नआउट कहां पर कितना होता है। वोटर टर्नआउट तो कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें भी वोटर टर्नआउट अगर वो मेंटेन रहे या बढ़ जाए तो कमाल की बात होगी। फिर डेमोक्रेसी में हमारी आस्था और बढ़ जानी चाहिए कि ऐसे कोरोना काल में अगर लोग और भी वोट करने के लिए निकलते हैं तो बड़ी हैरत की बात होगी। मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये एनालिसिस बिल्कुल मुझे सही मुफीद लगता है कि जो गांव का इलाका है, देहात का इलाका है, जहां शायद लोगों में अवेयरनेस नहीं है, या फिर दूसरा तर्क ये है कि वो लोग इस पर्व में हिस्सा लेना चाहते हैं, हिस्सा लेते रहे हैं। उनका पॉलिटिक्स भी तो बहुत होती है ना, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है तमाम बिल्कुल। और वो वोटर जो है वो दरअसल चार्ज्ड होता है अपने लोकल लीडर के इससे। शहरों में ये बात थोड़ी अछूती है, ये शहरों में उस तरीके का आपको पर्सनल टच नहीं दिखता है। अगर शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम होने वाली है, शहरों में वोटर कम निकलेंगे, तो शहरी इलाके मूलतः बीजेपी डोमिनेंट इलाके माने जाते हैं। अगर उनका वोटर नहीं निकलता है तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसमें ये फोन जो बार बार आप दिखा रहे हैं, ये फोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने नरेंद्र मोदी के 2019 में 2014 में नरेंद्र मोदी को बहुत मदद की है। अब ये कैटलिस्ट था। देखिए सुकेश, अब ये चेंज एजेंट है। एक कैटलिस्ट होना और एक दरअसल मेन प्लेयर बन जाने में फर्क होता है। एक करिश्मा है आपका और साथ में सोशल मीडिया आपको पुश कर रहा है। यहां पर ये माध्यम बन गया है। और नहीं, मैं 2019 में इसको कैटलिस्ट नहीं मानता था। ये मेन मीडियम था।
2019 में ये मेन मीडियम था, 2014 में प्रधानमंत्री का करिश्मा था जिसको ये घर घर पहुंचा रहा था, ये करियर था। 2019 में जो प्रधानमंत्री ने 2014 से 19 तक किया, उनके सपोर्टर्स ने इसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये दरअसल प्रधानमंत्री घूम रहे थे। आप प्रधानमंत्री was the icing on the cake. Yes. केक तैयार हो गया। यस, केक तैयार था। आप या 2014 और 2019 के प्रधानमंत्री की रैलियों की तुलना कर लीजिए, और कोई विश्लेषक शायद आपको बता दे, अगर हम विजुअल के साथ इसको अगर हम तुलना कर सकते, अभी तो नहीं कर सकते, तो आपको दिखेगा कि 2014 में ज्यादा एनर्जी दिखती थी प्रधानमंत्री के कैंपेन में। 2019 में ये काम फोन ने संभाल लिया था। क्या 2020 के चुनाव में यही फोन तेजस्वी यादव के लिए काम संभाल लेगा या फिर नीतीश कुमार के लिए काम संभाल लेगा? ये बड़ी बात है, बड़ा इशू है, और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।